नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अब की बार 400 पार का नारा लगाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आता है? क्योंकि बीजेपी तो 370 अचीव करने के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एनडीए के वो घटक दल जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। और ऐसे ही एक चेहरा मेरे साथ आज के साक्षात्कार में मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के बड़े मजबूत नेता भी हैं, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं, महिला शक्ति के तौर पर भी जानी जाती हैं। आप समझ ही गए होंगे बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात अपना दल सोनेलाल की हो रही है, बात अनुप्रिया पटेल की हो रही है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत शुक्रिया। अनुप्रिया जी, आज लगातार आप प्रचार करती रही, पहले तो ये बताएं आज माहौल कैसा था? बहुत ज़बरदस्त माहौल था और माहौल में इतना उत्साह है, इस गर्मी में भी लोगों के अंदर इतना जोशो खरोश है। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तो एक कप चाय पीते हैं इस कप प्लेट में जो मेरे अपना दल का चुनाव निशान भी है, और फिर इस चाय पे चर्चा को हम जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। आप चीनी के साथ लेंगी या बगैर? नहीं, मेरी थोड़ी चीनी चलेगी। थोड़ी सी चलेगी, तो आप मेरे जैसी हैं, चीनी से परहेज नहीं है। नहीं, चीनी से कोई परहेज नहीं है, खूब सारा योग करती हूँ। वैसे आप थोड़ा हेल्थ के लिए टाइम निकाल पाती हैं योग? कुछ नहीं, इस समय तो देखिए झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। बस चुनाव प्रचार सोच रही हूँ। चुनाव प्रचार के बाद थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दूं, क्योंकि बहुत बिगड़ चुका है इस समय मामला। देखिए, चाय की एक खास बात है। मैं आपको चाय क्यों पिला रही हूँ? आप अपनी जिंदगी को देखिए, हमारी जिंदगी के हर लम्हे में चाय जो है ना, वो रची बसी है। अब सुबह हो गई, चलो चाय पी लेते हैं। शाम ढल गई, चाय पी लेते हैं। थकान है, चाय पी लेते हैं। तनाव है, चाय पी लेते हैं। कुछ गपशप हो जाए, चाय पी लेते हैं। तो ये चाय बड़ी जबरदस्त होती है, और अपना दल के कप प्लेट में मिलती है तब तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। आपने कहा कि इस वक्त लोगों में बहुत ही जोशो खरोश है, बहुत ही उत्साह के साथ लोग प्रचार में जुड़े हुए हैं, और टारगेट भी आप लोगों ने इतना बड़ा रखा है, 400 प्लस वाला टारगेट है। लेकिन ये वाकई में 400 प्लस हो पाएगा? जिंदगी में आप जब तक सपने बड़े नहीं देखेंगे तब तक मेहनत भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे। हम अपने लक्ष्य को बड़ा रखते हैं, बड़े सपने देखते हैं, और उस हिसाब से कड़ी मेहनत भी करते हैं। किसी ने सोचा होगा क्या 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 में 2014 के पहले हुआ करती थी, महज 10 साल में हम उसे निकालकर टॉप 5 में लेकर आएंगे? उस समय अगर आप बात करती तो ये कहती है बहुत बड़ा सपना तो नहीं है, इज इट अचीवेबल? ड्रीम्स जरा रियलिस्टिक होने चाहिए, गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। लेकिन तब भी हमने बड़ा सपना देखा। 10 साल बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन फ्रेजाइल 5 से निकालकर टॉप 5 में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री तो यही कहते हैं ना कि हमारा सपना टॉप 3 इकोनॉमी बनने का है। बिल्कुल, और हम बनेंगे भी। भगवान करे ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हो। मिर्जापुर तो माँ की धरती है, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर। वो जब मैंने कॉरिडोर देखा और वहीं पे लोगों से मैंने बात की, उनसे पूछा कि ये पहले कैसा दिखता था, तो वहीं पे अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले कह रहे थे कि पहले तो बड़ी सकरी सी गलियां थी, उन गलियों से होकर यहाँ तक आना पड़ता था, अब बहुत बदल चुका है। ये मोदी और योगी का कमाल है। मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। देखिए, ये तो सच है। पूरे देश में अगर आज एनडीए गठबंधन का चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आज मोदी जी के सामने विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। यही तो संकट है विपक्ष का, किसको पेश करें जनता के सामने। और इसलिए आज हमारे मिर्जापुर में भी जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, ये सच है जो लोगों ने आपको बताया कि सकरी गलियों के बीच में से होकर माँ विंध्यवासिनी धाम था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस कॉरिडोर का विकास होना शुरू हुआ। आज वो बनकर तैयार है, बेहद खूबसूरत है, दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से जो हमारी लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं 79 सीट तो इंडिया अलायंस से जाने वाला है,
और एक सीट पर कंपटीशन है और उन्होंने काशी की बात नहीं की, उन्होंने कहा क्योटो पे कंपटीशन है। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है 2014 का चुनाव, फिर 2017 का, फिर 2019 का, फिर 2022 का, 4 चुनाव के परिणाम देखने के बाद, वो भी हर किस्म के प्रयोग की पृष्ठभूमि में, यानी सपा कांग्रेस का अलायंस, सपा बसपा का अलायंस, सपा और तमाम क्षेत्रीय दलों का अलायंस, हर परिस्थिति में चुनावी परिणाम क्या रहे वो आपने देखे और उन परिणामों के बाद भी आपने सबक नहीं लिया। यानी आप डिनायल में जीते हैं। आप आज उत्तर प्रदेश का मतदाता या देश का मतदाता क्या चाह रहा है, उसके मन में क्या है, आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। तो इससे तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस बार भी हम 2 लड़के साथ हैं, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं। पहले भी तो थे, कोई करिश्मा हुआ था क्या? देखिए, आप आजमाए को दोबारा आजमाते नहीं हैं, और ये प्रयोग तो उत्तर प्रदेश का मतदाता पहले ही नकार चुका है। 2 लड़के पहले भी साथ आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता ने हमारे एनडीए गठबंधन को चुना। उस वक्त अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ही एनडीए गठबंधन था। इस बार जरूर हमारे नए सहयोगी भी साथ में हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि 3 और हमारे साथी साथ में हैं। तो अब ये तो 5 उंगलियों से एक मजबूत मुट्ठी बन गई है, तो अब तो मुकाबला और भी रोचक हो गया है। अच्छा, लेकिन ये कमाल की स्थिति है ना कि जितनी नाराजगियां थी वो कैसे खत्म हो गई। चाहे राजभर जी की बात कर लें, निषाद जी की बात कर लें, सब एक एक करके जुड़ते चले गए। ये मतलब ये चमत्कार हुआ कैसे, ये जादू कैसे हुआ? देखिए, इसका उत्तर तो मेरे ख्याल से सुभाषपा अध्यक्ष और निषाद पार्टी के अध्यक्ष ही बेहतर देंगे। मुझे इस पे बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे प्रसन्नता जरूर है। वो हमारे साथी दल हैं, उनकी अपनी ताकत है, अपनी लोकप्रियता है, अपना जनाधार है, और हमारे साथ में आएंगे तो जिस ऐतिहासिक विजय की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, उनका साथ मिलने से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या अपनी सरकार होना, योगी आदित्यनाथ का होना, एक बहुत बड़ा एड ऑन फैक्टर है? देखिए, हमारी अपनी जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, यदि इनमें बेहतर तालमेल हो, बेहतर सामंजस्य हो, तो राज्य की जनता को बहुत लाभ होता है। केंद्र सरकार की तमाम ऐसे हमारे विषय होते हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, तो राज्य के सहयोग के बिना उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ बहुत अच्छा हुआ। एक बदलता हुआ, एक संवरता हुआ उत्तर प्रदेश हमने देखा पिछले कुछ सालों में, और ये केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय के कारण संभव हुआ है। मैं कहती हूँ, अगर किसी दूसरे भी दल की सरकार किसी राज्य में हो, लेकिन केंद्र के साथ यदि बेहतर तालमेल है, तब भी यही संभावनाएं होती हैं। लेकिन हमारे राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। तो अगर उस दृष्टि से मैं बात करूं तो एनडीए की सरकार केंद्र में और एनडीए की सरकार राज्य में होने का लाभ निश्चित उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की आबादी को मिला है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ बहुत ही टफ छवि के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। आपकी तो कितनी मर्तबा ये मुलाकात हुई होगी, साथ में मिलकर आप लोग काम भी कर रहे हैं, चाहे मिर्ज़ापुर हो या पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो। किस तरीके के नेता हैं वो, या किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं वो? मैं कहूंगी कि बहुत ही कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं, अथक परिश्रम करते हैं, और परिश्रम के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और मुझे लगता है कि एक परिश्रमी मुख्यमंत्री है, प्रगतिशील सोच के हैं, इसका लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। नहीं, मैंने इसलिए आपसे पूछा ना कि अक्सर उनकी बुलडोजर वाली नीति को लेके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अपने लोगों पर वो बुलडोजर नहीं चलाते, दूसरे लोगों पर बस उन्हें मौका चाहिए बुलडोज करने का। देखिए, मैं बुलडोजर पर तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि राज्य के विकास को लेकर उनकी कार्यशैली प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने काफ़ी इससे लाभ भी उठाया है। और आज उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन्हें पूरा होने की एक परिस्थितियां और वातावरण मिल रहा है। जो इस चुनाव में एक बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा, जो अखिलेश यादव भी बार बार बोलते रहे, राहुल गांधी भी बोलते रहे,
वो रिजर्वेशन की बात करते रहे। आप तो पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और मैं केवल देखिए खांचों में बांटकर राजनीति को देखना पसंद नहीं करती हूँ। आप महिला समाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप पिछड़ा समाज से आती जरूर है, लेकिन जो पिछड़ा विरोधी हैं आप उनका साथ दे रही हैं। बीजेपी को वो पिछड़ा विरोधी कहते हैं। तो फिर मैं उस स्थिति में आपके इस इंटरव्यू, इस चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार में जब आपकी पार्टी समर्थन दे रही थी तो आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि उस सरकार में रहते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप अपनी सरकार पर दबाव डालें? आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि मेडिकल की नीट की परीक्षा में ओबीसी का जो ऑल इंडिया कोटा में स्थान होना चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं है? क्यों आपने उस सरकार में रह के ये काम नहीं कराया? आपके पास रक्षा मंत्रालय रहा, आपकी पार्टी के पास, आपने क्यों चिंता नहीं की कि जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उसमें पिछड़ों के बच्चों को भी प्रवेश के लिए हमें जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए? आपने इन विषयों की चिंता क्यों नहीं की अगर आप सामाजिक न्याय के इतने बड़े पुरोधा हैं? यदि आपकी पार्टी पिछड़ों की इतनी चिंता करती है तो मेरे ख्याल से इन प्रश्नों का आपको हल निकालना चाहिए। नहीं, वो हल उन्होंने निकाला है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे और फिर जिसका जो हक होगा उसे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली है, 4 बार कम नहीं होते। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर कास्ट सेंसस कराना चाहा, करा लिया, भाजपा ने उसमें सहयोग भी किया। आपने 4 बार राज्य की सत्ता संभाली, तब आपको क्यों ये ख्याल नहीं आया कि आपको जातीय जनगणना के लिए कदम उठाना चाहिए? 4 बार मौका कम दिया आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जब आप सत्ता में रहे आपको ख्याल नहीं आया। आप सत्ता से बाहर हैं 4 चुनाव से, तो आपको एकाएक पिछड़ों की याद आ गई, आपको कास्ट सेंसस का विषय थोड़ा लगने लगा कि महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा मेरी तो समझ से परे है। नहीं, राहुल गांधी को भी आपने कई दफा सुना होगा, तो राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, फिर कौन सी जाति के कितने लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी रिजर्वेशन तक भी बात पहुंच गई। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ भी कमोवेश वही स्थिति है जो अखिलेश जी के साथ है। राहुल गांधी जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस नीत गठबंधन ने देश में 5 दशक तक सत्ता संभाली है। आजादी के 75 वर्षों में 5 दशक तक तो आप थे। तब आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि देश में हमारे कितने कितने जाति समूह के लोग हैं उनकी गिनती करा ली जाए? कास्ट सेंसस आपने ही तो नहीं होने दिया, आपको किसने रोका था? आप तो देश के सर्वे सर्वा थे। तो ये समस्या क्या है कि जब आपको सत्ता में मिल जाती है तब आपको कमजोर, दबे कुचले वर्गों का ख्याल नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बेदखल होते हैं वैसे ही आपको याद आने लगता है कि ये संख्या बल वाला दबा कुचला वर्ग है, तो इनका यदि समर्थन मिल जाएगा तो शायद सत्ता वापसी हो जाएगी। तो फिर आपको वो कुछ मसले याद आ जाते हैं। अब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान है, हमारे नीति निर्माताओं ने किया है। वो तो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों की सरकार आ गई, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों की सरकार आ गई तो ये पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि आरोप तो आप बेबुनियाद कुछ भी लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जब देश में आपातकाल थोपा गया था उस वक्त संविधान कहाँ था, लोकतंत्र कहाँ था? रही बात आरक्षण की, 10 साल हमने सरकार चलाई, 10 साल में हमारी सरकार ने पिछड़ों के, दबे कुचलों के हित में अनेक फैसले किए, संविधान में संशोधन भी किए, तो उसके माध्यम से सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक नहीं कई फैसले किए। मैंने आपको उदाहरण दिया, जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग वर्षों उठती रही पार्लियामेंट के अंदर,
लेकिन यूपीए की सरकार ने उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। हमारी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन किया और हमने ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी के आरक्षण की जब अवधि बढ़ानी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया। हमें जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाना था, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी सोच यही है कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जिसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसमें भी सामाजिक विविधता होनी चाहिए। हम जब उसे भी लेकर आए, तब भी हमने अपने संविधान में जो जरूरी संशोधन थे वो किए। तो हमने जब भी संविधान को सर्वोपरि रखकर ही सारे निर्णय किए हैं। 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जो हमारे देश का दबा कुचला तबका है, उसके हित में एक नहीं, हमने अनेक ऐसे फैसले किए जो शायद बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आप उससे चूक गए, हमने आपकी गलती को सुधारने का काम किया है। इसलिए आपके जो भी आरोप हैं वो सब बेबुनियाद हैं। ये वो जो पीडीए वाली बात करते हैं कि हम पीडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो फिर क्या ढकोसला है? ये पीडीए का जो प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उनसे ही मैंने सवाल पूछा है कि जब आप सामाजिक न्याय का झंडा लेकर यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, तब आपको पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए थे? बहुत सारे ऐसे काम थे जो तब हो सकते थे, आपने किए होते तो हमें करने की नौबत ही ना आती, आप उसका श्रेय ले लेते। पर आपको याद कहाँ था? आपको याद तो तब आई ना जब सत्ता चली गई। हमें तो सत्ता में रहते याद है, हम तो सत्ता में रह के बात करते हैं। विमेन इन पॉलिटिक्स, अभी भी बहुत सारी महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। ये बात आप भी समझते होंगे। विमेन रिजर्वेशन बिल तो लाया गया है और बड़े ही शानदार तरीके से नई संसद में वो पास भी हुआ, हमने देखा। विमेन इन पॉलिटिक्स ये अभी भी आसान नहीं है। महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें राजनीति में लेकर आना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है एज अ विमेन इन पॉलिटिक्स? बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन पहले मैं बात की शुरुआत, चूंकि आपने महिला आरक्षण की तो आप मेरी पार्टी को 100 में 100 नंबर दीजिए, क्योंकि हम 2 पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं और अपना दल ने 100% महिला आरक्षण लागू करके दोनों सीट पे महिलाओं को उतारा। बिग क्लैप टू यू। अब बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। चुनौतियां महिलाओं के लिए बहुत होती है। हमारी जो राजनीति है वो अभी भी बहुत मेल डोमिनेटेड है और महिलाएं कम आना चाहती हैं, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस एक नहीं अनेक हैं। सबसे पहले तो महिलाओं को बहुत राजनीति के दांव पेच नहीं आते हैं। वो सीधी सीधी बात करती हैं, सीधी बात करती हैं, सीधा सीधा चलती हैं। और आज की जो राजनीति है, मैंने देखा है कि आपको बड़े दांव पेच आने चाहिए। महिलाएं सामान्यतः इस टेम्परामेंट की नहीं होती हैं। हालांकि महिलाएं जितना अधिक आएंगी राजनीति में, शुचिता उतनी अधिक बढ़ेगी। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं अनुप्रिया जी, मैं कई बार सोचती हूँ कि जिसने डिसाइड नहीं किया होता कि मुझे भविष्य में ये करना है, अचानक से आपने बोला ना कि एक ऐसा एग्जाम आप देने के लिए चली गई जिसका सिलेबस आपको नहीं पता था। बिल्कुल सच है ना? 100%। इतने साल बीत जाने के बाद कभी आप ये सोचती हैं कि अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो मैं शायद ये कर रही होती, अगर मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग होती? हाँ बिल्कुल, मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। मेरी जिंदगी के अलग सपने थे, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी टॉपसी टर्वी हो जाएगी, मेरी जिंदगी इतनी अलग होगी, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये एक अलग दुनिया है, एक अलग माहौल है और एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब मैंने इस दायित्व को संभाला तो मैं शायद संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। लेकिन जब आप किसी परिस्थिति में होते हो तो आप लड़ना, जूझना, आगे बढ़ना सीख जाते हो। थोड़ा थोड़ा मैंने भी सीख लिया है। थोड़ा नहीं, आपने बहुत अच्छा सीखा है। आपने सारे चुनाव जीते हैं, कोई चुनाव आपने हारा नहीं। अगर आप इसे थोड़ा कहती है तो मैं सोच रही हूँ बहुत क्या होता है। अनुप्रिया जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या करना पसंद करती हैं खाली समय में? खाली समय में देखिए, मुझे ना मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो मुझे कभी भी टाइम मिल जाता है ना, मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं कोई मूवी देख लूँ। और बाकी मैं रिसेंटली कौन सी फिल्म देखी आपने? अभी कुछ समय थे तो
प्रचार ही प्रचार चल रहा है। 7-8 महीने से तो कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ। चुनाव जिस दिन खत्म होगा ना, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले मूवी देखनी है। एक फिल्म देखनी है। जो भी आएगी देख लूंगी। जो भी नहीं ऐसा रिलीज था मेरे कॉलेज डेज का, मुझे याद है, मैं लेडी श्री राम में पढ़ती थी, तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों का क्या था कि वो डेली टाइम्स खोल के बैठ जाते थे और सारे मूवीज का शेड्यूल चेक करते थे, और कॉलेज खत्म होता था और हम तुरंत पीवीआर भागते थे, और ऐसी कोई मूवी नहीं बचती थी जो हम नहीं देखते थे। मतलब अच्छी बुरी कोई भी नहीं छोड़ते थे। मतलब इतना क्रेज था हमें कि नहीं, हमें मूवीज सारी खत्म कर देती है, तो इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, सब कुछ। मैं जल्दी से कुछ रैपिड फायर आपके पास मैं थ्रो करूंगी और आपको बिना वक्त गवाए जवाब देना है। मैं कुछ नाम लूंगी, उन्हें लेकर आपके मन में जो पहली धारणा, जो पहला विचार आता है वो आप रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रम। इतना परिश्रम कैसे कर लेते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो भी बहुत कर्मठ है, बहुत मेहनती है। अखिलेश यादव। बहुत कुछ करने का मौका था, मुझे लगता है थोड़ा सा चूक गए। राहुल गांधी। कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में एक आशा भी है, देखते हैं आशा कितनी कामयाब होती है। मायावती। दलित स्वाभिमान का प्रतीक हैं और बहुत उन्होंने दबे कुचले समाज को हिम्मत दी है, अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मुलायम सिंह यादव। कर्मठ, जमीनी नेता, वेरी टॉल लीडर। आप उनकी बहुत तारीफ कर रही हैं। जमीनी नेता, देखिए जिसका जो गुण है, ऊंचाइयों पर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं जाता। उन्होंने जमीन पर संघर्ष किया, अपनी पार्टी को बिल्डअप किया है। 4 बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली, तो कुछ तो गुण होगा। कांग्रेस पार्टी का आप अपने नजरिए में क्या भविष्य देख रही हैं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य पे ऐसे टिप्पणी करना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मुश्किल है। देखिए, कठिनाई के दौर से, संकट के दौर से पार्टी गुजर रही है, और हर पार्टी के जो एक यात्रा होती है उसमें उतार चढ़ाव आता है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की बात करूं, हमारे संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया, और पार्टी ने बहुत सारी चुनौतियां, असफलताओं का दौर भी देखा, लेकिन वो इतने संघर्षशील और जुझारू थे, बस चलते रहते थे बिना रुके, बिना थके। तो मुझे लगता है, और आज हमारी पार्टी कुछ ऊंचाइयां भी देख रही है, तो मुझे लगता है संघर्ष जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाता। उतार चढ़ाव सब चलता रहता है, उसको संभाव से स्वीकार करना चाहिए। अब की बार 80 में से 80। कोशिश तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए और इतनी कैंडिड बातचीत के लिए भी। बहुत कम मौका मिल पाता है कि इतने हैवी पॉलिटिकल प्रचार शेड्यूल में से भी इतने मुस्कुराते हुए चेहरे मिल जाएं, इतने रिलैक्स्ड फेसेस मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।